चलिए शुरुआत करते हैं। आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ हम देखेंगे श्रीलंका से। श्रीलंका की न्यूज़ आई है क्योंकि वहाँ मेडिकल की जो फैसिलिटीज़ है उसमें बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्रीलंका के जो डॉक्टर हैं वो मदद की गुहार लगा रहे हैं अर्जेंट मेडिकल सप्लाई की, ताकि जो नए बच्चों का जन्म हो रहा है उनकी जान बचाई जा सके। Disruption in supply of essential has put public health system in distress. Public health system, ठीक है, आप कह सकते हो सरकार जो मदद करती है सरकारी हॉस्पिटल में या फिर अन्य जो सुविधाएं योजनाएं चलाती है वहाँ पर, तो आवश्यक सेवाओं में डिसरप्शन आ गया है, बाधा आ गई है। इसी के चलते चलते वहाँ का जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है उसमें डिस्ट्रेस देखने को मिली है। बताया जा रहा है श्रीलंका न्यूनेटोलॉजिस्ट, ठीक है, जो नए बच्चे की देखभाल करने वाले जो डॉक्टर रहते हैं, तो उनका कहना है कि देखिए अर्जेंट मेडिकल सप्लाईज़ की ज़रूरत है ताकि हम ट्रीट कर सकें एंड सेव कर सकें न्यूबॉर्न्स नीडिंग इमरजेंसी केयर। नए बच्चों का जो जन्म हो रहा है उनको हम उनका इलाज कर सकें और उनको सेव कर सकें। इमरजेंसी केयर की ज़रूरत है एमिड ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल ग्रिपिंग द कंट्री दैट इज़ बैटलिंग एन अनप्रेसिडेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। तो एक तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस है और दूसरी तरफ आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं मेडिकल वाले फील्ड में। In a message to colleges elsewhere, they have sought immediate donations such as endotracheal tubes, among other crucial drugs and medical equipment। किन किन चीज़ों की वहाँ पर ज़रूरत है? वहाँ पर ET ट्यूब्स, ठीक है, among other crucial drugs और मेडिकल इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज ए क्रिटिकल मैसेज फॉर कॉलेजियस ओवरसीज, मतलब कि यदि विदेश से भी कोई सहायता मिल सकती है तो उसके लिए भी उन्होंने गुहार लगाई है। मैनी थिंग्स आर लैकिंग इन आवर हॉस्पिटल सेटअप एंड वी पेडियाट्रिशियन एंड न्यूनोटोलॉजिस्ट आर स्पेशली वरीड अबाउट द शॉर्टेज ऑफ ईटी ट्यूब्स। ईटी ट्यूब्स के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। पेडियाट्रिक्स वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर। ये भी मेडिसिन की एक ब्रांच रहती है जिसमें डॉक्टर इन्फेंट्स, चिल्ड्रन और एडोलसेंट की केयर करते हैं। द अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स रिकमेंड्स पीपल सीक्स पीडियाट्रिक केयर थ्रू द एज ऑफ 21 साल तक की एज तक इनका इलाज करा जाता है। इन द यूनाइटेड किंगडम इसके अंतर्गत 18 साल की उम्र तक के बच्चों का इलाज शामिल होता है। ज़्यादा यहाँ पर यूज़ तो नहीं बताया गया है, खाली ये बात बताई जाती है कि जो ईटी ट्यूब्स है ये वेंटिलेट करने का काम करती है न्यूबॉर्न बेबीज़ को, और इसका स्टॉक बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाला है, ऐसा कहना है डॉक्टर समन कुमारा का। ये सीनियर न्यूनोटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। आगे बताया जा रहा है एक स्टेटमेंट है फ्रॉम सोसाइटी। उनका कहना है श्रीलंका हैड बीन मेंटेनिंग एन आउटस्टैंडिंग न्यूनेंटल मोर्टेलिटी रेट। बताया जा रहा है कि श्रीलंका में यदि जो नवजात बच्चे हैं उनके मृत्यु दर की बात करें तो उसको श्रीलंका ने काफ़ी मेंटेन करके रखा है। लेकिन अभी जो करंट इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है, पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया है, मोस्ट ऑफ द इसेंशियल कंज्यूमेबल्स आर नॉट अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में आवश्यक जो वस्तुएं हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। आगे बताया जा रहा है द डिसरप्शन इन सप्लाई ऑफ इसेंशियल हैज़ पुट श्रीलंका इन अवेलेबल पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन डिस्ट्रेस। पब्लिक हेल्थ सिस्टम डिस्ट्रेस में आ गया है क्योंकि डॉक्टर्स अक्रॉस द कंट्री फ्लैग ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाइटल मेडिसिन की यहाँ पर शॉर्टेज आ गई है। रिपोर्ट्स का कहना है कैंडी हॉस्पिटल हैड रन आउट ऑफ एनेस्थीसिया रिकवरी ड्रग्स। एनेस्थीसिया रिकवरी ड्रग यहाँ पर ख़त्म हो गया है। कहाँ? कैंडी हॉस्पिटल में। ए फ्यू डेज एगो डॉक्टर्स इन मुल्ली
Tiva District General Hospital took the streets carrying poster with message such as no medicine here। और कुछ समय पहले की बात यहाँ पर बताई जा रही है, एक हॉस्पिटल है जहाँ पर बाहर ही इन्होंने चिपका दिया है कि यहाँ पर मेडिसिन नहीं है, तो इलाज भी नहीं हो सकता। श्रीलंका मेडिकल एसोसिएशन की बात यहाँ पर करी जाती है। इनका कहना है कि ऑल हॉस्पिटल इन द कंट्री नो लॉन्गर हैड एक्सेस टू इम्पोर्टेड मेडिकल टूल्स एंड वाइटल ड्रग्स। अब हमारे पास कमी है, जो हम इंपोर्ट करते थे मेडिकल टूल्स को और जो बड़े मात्रा में जो ड्रग्स हम मंगवाते थे, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली। वी आर मेड टू मेक वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस। वी हैव टू डिसाइड हु गेट ट्रीटमेंट एंड हु विल नॉट। अब यहाँ कंडीशन ऐसी आ गई है कि हम किन का इलाज करेंगे और किन का इलाज ना करें, क्योंकि हमारे पास दवा और ड्रग्स की कमी चली गई है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इरोजन से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम इरोजन को समझने की कोशिश करेंगे, जिसको आप हिंदी में अपरदन कहते हैं। ठीक है, ये भूमि का एक हिस्सा है और ये वाटर का सोर्स है, या जिसको आप समुद्र कह सकते हो। ये वाली जो रॉक है यहाँ पर से 20 से मान के चलो कमज़ोर हो जाती है। अब पानी का बहाव, पानी का जो फोर्स है उसको इस प्रकार से काटता है, ऐसा यू शेप में काटना चालू कर देता। काटते 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 धीरे 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 करके उसको ये पूरा ऐसे करके पूरा खाली कर देता। खाली करने के बाद ये जो पत्थर है ना, ये अलग हो जाता। पत्थर कह सकते हैं या फिर भूमि का हिस्सा। तो अपरदन के माध्यम जल ने अपरदन की प्रक्रिया किया और इससे ये वाला जो हिस्सा है वो टूट करके अलग हो गया। यहाँ पर बताया जाता है इन अर्थ साइंस इरोजन इज द एक्शन ऑफ सरफेस प्रोसेसेस दैट रिमूव सॉइल्स। मृदा, अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पर हमें कुछ गतिशीलता दिखाई देती है। ठीक है, वहाँ पर कुछ मूवमेंट दिखाई देता है। इसी के चलते चलते वहाँ की जो मिट्टी है, रॉक है या फिर डिजॉल्व मटेरियल है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसका स्थानांतरण हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर पानी के माध्यम से मृदा का कटाव हो रहा है या फिर मृदा का क्षरण हो रहा है और दूसरी जगह जाकर के उसका डिपॉजिट देखने को मिलता है। एक बात यहाँ पर बताई जाती है, इरोजन इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वेदरिंग विच इन्वॉल्व नो मूवमेंट। वेदरिंग और इरोजन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ जो वेदरिंग है ना, होती है ना, उसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट हमको देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इरोजन में मूवमेंट होता है। न्यूज़ की यदि हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है बंगाल का जो कोस्ट वाला एरिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपरदन हमको देखने को मिल रहा है, इरोजन जिसको कहते हैं। About 34% ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज अंडर वेरिंग डिग्री ऑफ द थ्रेट, ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है। इंडिया की जो लगभग आधी से थोड़ी सी कम जो कोस्ट लाइन वाला हिस्सा है, वो किसके खतरे में आ रहा है? इरोजन के खतरे में आ रहा है, ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है। द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन ए रिस्पॉन्स टू ए क्वेश्चन इन्फॉर्म द लोकसभा अर्लियर दिस वीक दैट ऑफ 6,907.18 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ द इंडियन mainland, अबाउट 34% is under varying degree of erosion, while 26% is of an accretional nature and remaining 40% is in a stable state। अलग अलग हिस्सा है हमारा कोस्ट लाइन का, वो अलग अलग स्थिति में अभी मौजूद है। 34% तो ऐसा है कम ज़्यादा यहाँ पर इरोजन देखने को मिल रहा है। 26% जो हिस्सा है उसका वो किस नेचर का है? एक्रेशनल नेचर का है। ठीक है, एक्रेशनल मतलब होता है मार्क्ड बाय, फॉर्म्ड बाय एक्रेशन, अभिवृद्धि जिसको हम कह सकते हैं। तो जहाँ पर अभिवृद्धि हमको देखने को मिली है, और जो बचा 40% हिस्सा है वो अभी स्टेबल मतलब स्थिर अवस्था में है।
द नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च NCCR Chennai, an attached office of the Ministry of Earth Science MOES, is monitoring shoreline erosion since 1990। 1990 से ही NCCR और MOES दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो समुद्र का तट है उसमें किस प्रकार से क्षरण देखने को मिल रहा है। ये डेटा इन्हें कलेक्ट करे 1990 से लेकर के 2018 का। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वेस्ट बंगाल जिसकी लोकेशन है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री, पूरब की तरफ ये पड़ता है, 534 किलोमीटर लॉन्ग इसका कोस्ट लाइन है। सफर्ड इरोजन अलोंग अबाउट 60% ऑफ द कोस्ट, मतलब कि जितना भी हमारा कोस्ट लाइन है उसका 60% क्षरण यहाँ पर देखने को, इरोजन देखने को मिला है ओवर पीरियड फ्रॉम 1990 से लेकर के 2018। दिस इज फॉलोड बाई केरला ऑन द वेस्ट कोस्ट विच हैज़ 592.6 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड 46% ऑफ इट, 592 का 275 किलोमीटर एरिया इरोजन देखने को मिला है। तमिलनाडु की बात करें विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 991 किलोमीटर, यहाँ 991 में से 422 किलोमीटर में इरोजन हुआ है। गुजरात की बात करें तो 1945 किलोमीटर इसकी कोस्ट लाइन है, इसमें से 537 किलोमीटर हिस्सा इरोजन के अंतर्गत खत्म हुआ है। इन यूनियन टेरिटरी ऑफ द पुदुचेरी विथ 41 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन, इसका 23 किलोमीटर में एरिया में इरोजन देखने को मिला है। एक और संस्थान है INCOIS, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये भी अर्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत में आता है। इसने एटलस तैयार किया है और बताया है कोस्टल वनरेबिलिटी इंडेक्स को, मैप्स फॉर द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एट 1:1,00,000 स्केल। द मिनिस्ट्री इन्फॉर्म्ड इन द पार्लियामेंट। पॉलिसी ऑन डिस्प्लेसमेंट की बात यहाँ पर करी जा रही है। द मिनिस्ट्री स्टेटेड दैट द 15th Finance Commission had recommended the creation of a National Disaster Risk Management Fund NDRMF फंड स्थापित करना है, ऐसा 15वें नंबर का फाइनेंस कमीशन ने हमें सुझाव दिया था। एंड स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड, दो चीज़, एक नेशनल लेवल का फंड और दूसरा स्टेट लेवल का, कंप्राइजिंग ए मिटिगेशन फंड, इसमें मिटिगेशन फंड भी शामिल है एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, एंड ए रिस्पॉन्स फंड एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल फॉर द अवार्ड पीरियड फ्रॉम 21-22 से लेके 22-26 तक। The Commission has also made specific recommendation for mitigation measures to prevent erosion under NDMF and resettlement of displaced people affected by erosion under NDRF। इरोजन हो रहा है तो लोगों के घर भी ख़त्म हो रहे हैं, उनकी जगह ज़मीन सब ख़त्म हो रही है, तो उनको बसाने के लिए इस फंड का यूज़ किया जाएगा, उनको रीसेटल किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। इसके बाद वाली न्यूज़ है कुतुब मीनार से रिलेटेड। कुतुब मीनार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की हार के बाद तुरंत ही 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस 73 मीटर ऊंची विजय मीनार के रूप में इसको बनवाया। इसमें 5 मंजिलें हैं, हर मंजिल में एक बालकनी बनाई गई है और इसका जो बेस है वो 1.5 मीटर व्यास का है। धीरे धीरे ऊपर जाते जाते हैं तो ये कम होते जाता है, शीर्ष पर 2.5 मीटर के व्यास ये बच जाता है। पहली 3 मंजिलों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है और चौथी और 5वीं जो मंजिलें हैं वो मार्बल और बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। मीनार के निकट भारत की पहली क्वातुल इस्लाम मस्जिद है। ये 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर इसके अवशेषों से निर्मित की गई है। इस मस्जिद के प्रांगण में एक 7 मीटर ऊंचा लौह स्तंभ भी है। ये कहा जाता है कि यदि आप इसके पीछे पीठ लगाकर इसे घेरा बंद करते हो तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये महरौली में स्थित है, नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार, और हर दिन खुलती है और बाकी तो विजिट करने के हिसाब से यहाँ जानकारी दी गई है। कुतुब मीनार का निर्माण
काफ़ी विवादपूर्ण है। कुछ लोग मानते हैं इसे विजय मीनार के रूप में भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत, और कुछ मानते हैं इसका निर्माण मुअज्जिन के लिए अजान देने के लिए किया गया था। और नॉर्मली देखा जाए तो सभी एकमत है इसके निर्माण को लेकर के कि ये जो मीनार भारत में ही नहीं बल्कि विश्व की बेहतरीन स्मारक है। दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 ईस्वी में इसके निर्माण का काम चालू किया था, लेकिन वे इसका बेस ही बना पाए थे। इनके उत्तराधिकारी अल्तमिश ने इनकी 3 मंजिल बनाई, और फिर 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनाई थी। इस प्रकार से इमारत कंप्लीट हुई थी। अब यदि न्यूज़ की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कुतुब मीनार इज़ विष्णु स्तंभ, ऐसा वीएचपी के लीडर का कहना है। विश्व हिंदू परिषद के स्पोक पर्सन है विनोद बंसल। संडे के दिन इन्होंने क्लेम किया है कि दिल्ली की फेमस मोनूमेंट कुतुब मीनार एक्चुअली विष्णु स्तंभ है। दिस कम्स ए डे आफ्टर वीएचपी डिमांडेड दैट गवर्नमेंट रिबिल्ड द हिंदू स्ट्रक्चर इन द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। इन्होंने डिमांड किया है कि इसका जो परिसर है कुतुब मीनार का, यहाँ पर हिंदू के जो स्ट्रक्चर हैं उनको फिर से बनाए जाएं। सरकार से ऐसी डिमांड करी थी। इसके अलावा जो बंसल हैं उनका कहना है स्ट्रक्चर वाज बिल्ट विथ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिमोलिशिंग 27 हिंदू जैन टेम्पल। जो मटेरियल है ये हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर इस्तेमाल किया गया है। एंड दैट हैड बीन डन टू टीज द हिंदू कम्युनिटी, मतलब कि हिंदू जो समुदाय था, धर्म वाले लोग थे, उनको कुल मिलाकर के चिढ़ाने के लिए काम किया गया था। इट इज़ अलार्मिंग टू सी ब्रोकन आइडल्स एंड इंस्क्रिप्शन दैट अटेस्ट टू द फैक्ट दैट दिस वाज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ हिंदू जैन टेम्पल्स